Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आज का हमारा टॉपिक है ड्रामा. Now ड्रामा पे एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ. आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. Now लास्ट वीडियो में जो हमारा ड्रामा का लास्ट वीडियो था उसमें हमने सिर्फ एक ड्रामा के बारे में पढ़ा था एंड दैट इज ट्रेजेडी बिकॉज वी हैव वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेजेडीज, तो हमने वो कंप्लीट की थी. नाउ इन दिस वीडियो और किस किस टाइप के ड्रामास होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेचर में. सो विद दिस विल स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट ड्रामा विच इज हीरोइक ड्रामा. ना हीरोइक ड्रामा ये जो वर्ड है इससे आप समझ गए होंगे बेसिकली इसकी थीम क्या होती है. बट ये जो हीरोइक ड्रामा है ये मेनली रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत ज़्यादा एमर्जेंस में थे, बहुत ज़्यादा ये चल रहे थे उस टाइम पर. रेस्टोरेशन पीरियड में ही हीरोइक ड्रामास लिखे जा रहे थे काफ़ी. ना रेस्टोरेशन पीरियड वो पीरियड था जब मोनार्की दोबारा से रिस्टोर हुई थी और ये पीरियड चला था 1660 से 1700 तक. ये याद रखना एज वी नो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ना जॉन ड्राइडन ने भी कुछ कहा था हीरोइक ड्रामा के लिए कि क्या होना चाहिए हीरोइक ड्रामा में. नाउ अ हीरोइक ड्रामा ought to be imitation in little of an heroic poem and consequently love and valor ought to be the subject of it. Now according to the John Dryden एक heroic play जो होता है वो एक imitation होना ही चाहिए. Now किसका? एक heroic poem का, एक ऐसी poem जिसमें हीरोज के बारे में या जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है या बहुत लड़ रहे हैं, वॉर सिचुएशन है, अपना बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी थीम्स होनी चाहिए. एंड उसके साथ साथ उसमें लव का भी थीम होना चाहिए एंड ऑल्सो वेलर, स्ट्रेंथ, पावर. ठीक है, इन सब की भी थीम उसके अंदर होनी चाहिए जहाँ पे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट हो वो अपने जो स्ट्रेंथ है वो शो कर रहा है, अपनी पावर को शो कर रहा है. सो ये उसकी थीम होनी चाहिए. सो दिस इज हीरोइक ड्रामा. लेट्स सी आवर नेक्स्ट ड्रामा विच इज ट्रेजिक कॉमेडी. नाउ ट्रेजिक कॉमेडी भी एक काइंड का ड्रामा है. समझ गए होंगे आप वर्ड से, ट्रेजी एंड कॉमेडी, विच मीन्स इसमें ट्रेजिडी भी होती है एंड कॉमेडी भी होती है. दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं इसमें. अ प्ले मिक्स ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स इन ड्रामा और प्ले. जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ये मिक्स होता है, इसमें थोड़े से ट्रेजिक एलिमेंट्स भी होते हैं और थोड़े से कॉमिक एलिमेंट्स भी होते हैं और ये ब्लेंड होता है इन दोनों का. ये एक अच्छा सा प्ले बनता है. नाउ ये जो टर्म है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जितने भी आप टर्म्स पढ़ रहे हैं इसमें हमें मोस्टली पता होना चाहिए, जो हमें पता है कि हाँ इन्होंने कॉइन किए हैं. जिनका नहीं पता तो हम उनका याद नहीं कर सकते. जिनका हमें पता है कि अच्छा ये टर्म इन्होंने कॉइन किया वो हमें ज़रूर याद रखना है. जैसे कि ये जो टर्म है ट्रेजी कॉमेडी, ये जो कॉइन किया था, कॉइन करना मतलब ये किसने ये वर्ड दिया था, कौन इस वर्ड को किसने डिफाइन किया था, तो वो थे हमारे प्लॉटस. प्लॉटस प्लॉटस ने इस टाइप के ड्रामा को, ये जो टर्म है ट्रेजी कॉमेडी, ये हमारे सामने लेकर आए थे. नाउ अब कुछ एग्जांपल्स जो हैं ट्रेजी कॉमेडी के वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का द मर्चेंट ऑफ वेनिस. मर्चेंट ऑफ वेनिस भी एक ट्रेजी कॉमेडी है. विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट, ये जो तीनों प्लेज हैं ये ट्रेजी कॉमेडी के ग्रुप में आते हैं बिकॉज इसमें ट्रेजिडी भी है एंड कॉमेडी भी है, दोनों के कंपोनेंट्स हैं. ओके, आइए बढ़ते हैं हम आगे. नेक्स्ट वी हैव क्लोजेट ड्रामा. इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा क्लोजेट ड्रामा है, कौन सा क्लोजेट ड्रामा नहीं है. ठीक है, नाउ व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा? क्लोजेट ड्रामा मतलब बंद ड्रामा और व्हाट इट इज. It is not intended to be performed on stage but read by a solitary reader or sometimes out loud in a small group. Now basically ये जो ड्रामास होते हैं ये कभी भी स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखे जाते हैं, इन्हें पढ़ने के लिए लिखा जाता है. जैसे कोई एक सिंगल रीडर पढ़ रहा हो या फिर एक ग्रुप में आउट लाउड इसको नैरेट किया जा रहा हो, तो ये परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते हैं. मेन जो डिफरेंस है बाकी ड्रामाज में और क्लोजेट ड्रामे में वो यही है कि इसे स्टेज के लिए तैयार नहीं किया जाता. नाउ फॉर एग्जांपल जॉन मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस प्ले है. जॉन मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट. एंड वर्ड्सवर्थ का एक बॉर्डर्स प्ले भी है, इकलौता प्ले है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, बाकी सारी पोएम्स लिखी हैं वर्ड्सवर्थ ने. सो वर्ड्सवर्थ का बॉर्डर्स जो है वो भी एक क्लोजेट ड्रामा है. सो आपको ये याद रखना है. Next we have the theater of absurd. The theater of absurd. Now theater हम सब जानते हैं क्या होता है. absurd का मतलब होता है weird, थोड़ा अजीब, थोड़ा meaningless. Okay. Now again ये जो टर्म है ये कॉइन किया था मार्टिन एसलिन ने, जो हमारे सामने इस टर्म को लेकर आए थे. फिर इन्होंने इनको डिफाइन किया कि कैसे इसका मतलब हम क्या रख सकते हैं, क्या है एक्चुअली में इसका मीनिंग. नाउ
term derived from an essay by French philosopher Albert Camus's Myth of Sisyphus. नाउ ये जो टर्म है ये कॉइन जरूर किया था मार्टिन एसलिन ने, बट उन्होंने उन्हें ये टर्म मिला कहाँ से था? तो वो जो टर्म इनको मिला था वो मिला था एल्बर्ट कैमस के मिथ ऑफ सिसिफस में, विच मीन्स एक फ्रेंच फिलोसोफर थे एल्बर्ट कैमस, उन्होंने एक वर्क लिखा था मिथ ऑफ सिसिफस। उसमें मार्टिन एसलिन को ये जो टर्म है थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म है ये दिखा था। अब एल्बर्ट कैमस ने तो जनरली लिखा होगा, बट मार्टिन एसलिन ने वहां से इस टर्म को उठाया एंड देन उसके ऊपर सब कुछ डिफाइन किया एंड देन क्या क्या चीजें इसके अंदर आ सकती है वो सारी चीजें डाली। ना मीनिंगलेस होता है एंड एब्सर्ड सिचुएशंस होती हैं, बहुत ही अजीब अजीब सिचुएशन होती है। सैम्यूल बैकेट है, उनका एक वर्क है द वेटिंग फॉर गॉडोट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट एग्जाम्पल है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड का। सैम्यूल बैकेट का वर्क है द वेटिंग फॉर गॉडोट, जो मैं ग्रेजुएशन में भी पढ़ाते हैं। Now, portraying the fertility and anguish of human struggle in a senseless and inexplicable world. Now, यहाँ पे जो human struggle है वो ज़रूर दिखाए जाते हैं, but वो ऐसे दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही weird situation होती है, funny situation होती है, हंस रहे होते हैं, मतलब हंसी आती है, मतलब एक कॉमिक वे में सब कुछ जो स्ट्रगल है वो दिखाया जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप सैम्यूल बैकेट का द वेटिंग फॉर गॉडोट पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से उसमें पूरी सिचुएशंस दिखाई गई हैं। ओके, now after this we have problem play. now नाम से ही हम समझ जाएंगे ना, problem play मतलब जिसमें problems होती हैं। now this term, ये इस तरह के जो plays हैं ये 19th century में emerge हुए थे, because ज़्यादातर problems 19th century से ही आना शुरू हुई थी अगर हम specifically बात करें domestic problems की। now prominent figure मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा problem plays लिखे और बहुत करेक्ट प्रॉब्लम प्लेज लिखे, बहुत ही फेमस लिखे एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम प्लेज लिखे, वो थे हमारे हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन बहुत ही अच्छे वर्क्स लिखे इन्होंने। नाउ सोशल इश्यूज थ्रू सिविल आर्ग्यूमेंट्स। नाउ बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल इश्यूज को रेज किया जाता है विद सिविल आर्ग्यूमेंट्स, लाइक लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है या दो ग्रुप्स में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहा होता है, कोई वॉर वाली सिचुएशन नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, सिविल लेवल पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो इसके थ्रू सोशल इश्यूज रेज होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रॉब्लम प्लेस। ओके, नाउ वी हैव मेलोड्रामा, ये वर्ड हम बहुत जनरली यूज भी करते हैं। मेलोड्रामा ना, मेलोडी इज अ वर्ड जो कि हम म्यूजिक से ज्यादा रिलेट करते हैं, सो दैट इज वाई इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, दैट इज वाई म्यूजिकल प्लेज इंक्लूडिंग ओपेरा। नाउ ये ऐसे म्यूजिकल प्लेज होते हैं जिसमें ओपेरा इंक्लूड होता है। ओपेरा आई थिंक आप सबको पता होगा, डीडीएलजे मूवी है, उसमें एक सीन है जहाँ पे एक लेडी पूरा ओपेरा, वो ओपेरा गा रही होती है, राइट? तो आई होप आपको याद आ गया होगा वो सीन। नाउ इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो भी बिल्कुल फ्लैट होता है। फ्लैट प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है उसका बहुत ज्यादा कोई एक्टिव रोल नहीं होता, बहुत ही पैसिव होता है वो, उसका ज्यादा कोई ज्यादा बहुत सॉलिड कुछ काम नहीं होता है उसका। ठीक है, मेन इसमें जो है वो म्यूजिकल प्लेज, मतलब उसमें ओपेरा इंक्लूड होता है। मेलोड्रामा में ये समझना है। Now most of the serious dramas never reach the heights of tragedy and thus become melodramas. Now सीरियस ड्रामा होते हैं, ऐसा नहीं कि ड्रामा सीरियस नहीं होते, सीरियस होते हैं, बट वो कभी भी उस लेवल की हाइट पे नहीं पहुंचते हैं कि हम उन्हें ट्रेजेडी बोल सकें। बहुत जाते हैं ऊपर तक, एक सीरियसनेस के लेवल तक जाते हैं, बट स्लोली स्लोली वो उस हाइट तक पहुंचते नहीं है कि हम उसको ट्रेजेडी बोले, हम उसको बोले कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, एंड इसीलिए वो मेलो ड्रामास बन जाते हैं कि मतलब इतना सब कुछ हुआ एंड देन लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ। ओके, इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेलो ड्रामाज, मेलोडी, ओपेरा, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये टर्म समझ आए हो, और आपने फर्स्ट टाइम सुने हैं अगर, तो आपको ज़रूर याद करनी चाहिए। these are the different kinds of dramas, और भी kinds के dramas हैं जो हम next video में ज़रूर करेंगे। And I hope you like the video, and if you do, don't forget to like and share this video and also subscribe to my channel. Thank you so much.